बीजेपी के लिए इतनी बड़ी चुनौती तो नहीं बनती हुई नजर आएंगे करण जाटव, क्योंकि अभी चंद्रशेखर आजाद हर एक राज्य में अपनी पार्टी की पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए कि कैसे भी करके अपनी पार्टी को मजबूत बना लिया जाए। उत्तर प्रदेश में एक ही सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है जहां से वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राज्य जीत हम अपने खेमे में लाने की कोशिश में है बीजेपी। और ऐसे में कांग्रेस को लेकर सचिन पायलट ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमने डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, जगह जगह हम जाकर देख रहे हैं तो पॉजिटिव जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार जीत हासिल करेगी। बीजेपी का हाल बुरा है इन सीटों पर। तो उम्मीद नहीं थी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे, क्योंकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव रहता है उसमें 30 सीटें ऐसी थी जिसमें नंबर 3 की पोजीशन पे कह सकते हैं बीएसपी से ज़्यादा आगे रहे थे, और 10 सीटें ऐसी थी जिसमें नंबर 3 की पोजीशन पर रहे थे। तो आप मान सकते हैं कि अब बीएसपी का एक नया विकल्प बनकर कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी उभर रही है। और लोकसभा चुनाव में 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और इस बीच तमाम राजनीतिक दल अभी भी राजनीतिक रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में सनसनी फैलाने के बाद अब बिहार और मध्य प्रदेश में भी तैयारियां पुख्ता कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में कई सीटों पर अपने चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान किया है, ऐसे में दिग्गज महारथियों की भी यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी हां, बात करेंगे यहां पर आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्होंने मध्य प्रदेश की कई सीटों पर 6 सीटों पर यहां पर चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आप देख सकते हैं नीरज चंसोरिया को मुरैना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, भरत पाल को ग्वालियर से टिकट दिया गया है, एडवोकेट करण जाटव गुना लोकसभा सीट जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश राजावत राजगढ़ से, रामप्रसाद दुजावरा को देवास शाहजहांपुर से और घनश्याम बघेल को धार महू लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां यहां पर पुख्ता कर ली गई हैं। ऐसे में क्या आगामी वक्त में चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आखिरकार जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सनसनी फैलाने के बाद अब देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में न्यूज रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। प्रांशु मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांशु, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, ऐसे में क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां बन सकती हैं? देखिए, बीजेपी के लिए इतनी बड़ी चुनौती तो नहीं बनती हुई नजर आएंगे करण जाटव, क्योंकि अभी चंद्रशेखर आजाद हर एक राज्य में अपनी पार्टी की पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए कि कैसे भी करके अपनी पार्टी को मजबूत बना लिया जाए। उत्तर प्रदेश में एक ही सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है जहां से वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में कई सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए। बिहार में भी तकरीबन 4 से 5 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। और अब यहां पर यह सवाल खड़े हो चुके हैं कि गुना लोकसभा सीट, वाकई में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा दांव खेला है। गुना सीट एक ऐसी सीट जहां से सिंधिया 2019 में जीत हासिल नहीं कर पाए, बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे केपी यादव ने जीत हासिल की, और आज बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। तो बीजेपी के लिए खुद बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिंधिया को कैसे भी करके अपने वर्चस्व को कायम रखना है। उस सीट से, जिस सीट से उन्होंने जीत हासिल नहीं कर पाई, उसी सीट से बीजेपी उन्हें उतार देती है, अपने जीते हुए उम्मीदवार को पीछे कर देती है, यानी कि केपी यादव को। और अब करण जाटव को गुना से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने उतार दिया। ना सिर्फ गुना से, बल्कि बात यहां पर ग्वालियर सीट को लेकर कर लिया। राजगढ़ सीट जहां से दिग्विजय सिंह उतर रहे हैं, वहां से भी उम्मीदवार उतारे हैं। मुरैना सीट से उम्मीदवार को उतार दिया है। और ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद हर एक सीट पर दांव खेल रहे हैं। आज जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये भी रही कि मायावती ने मुरैना सीट पर किस तरीके से उकार भरी है अपने प्रत्याशी के लिए। प्रांशु, जिस तरीके से जीतू पटवारी तमाम ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद की यहां पर मौजूदगी से, जिस तरीके से जो मायावती फैसले ले रही है, उन फैसलों से यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? क्योंकि पिछली बार 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, महज 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। देखिए, 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीत अपने खेमे में लाने की कोशिश में है बीजेपी। और ऐसे में कांग्रेस को लेकर सचिन पायलट ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमने डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, जगह जगह हम जाकर देख रहे हैं तो पॉजिटिव जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार जीत हासिल करेगी। बीजेपी का हाल बुरा है इन सीटों पर। अब ये देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है वो राजस्थान की सियासत में काफी है, और सचिन पायलट के दम पर ही कांग्रेस जिस तरीके से दांव खेलती हुई नजर आती है। छत्तीसगढ़ का उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया गया
गया, मध्य प्रदेश भी उन्हें भेजा जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि लोकप्रियता उनकी जिस तरह से बीजेपी में कई नेताओं की है, तो वही सचिन पायलट की भी कम नहीं है। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती, लेकिन कई ऐसे सामाजिक मुद्दे रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, क्या उसके चलते वोट बैंक इस बार बीजेपी का कटता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, बीजेपी हाईकमान को ये डर सता रहा है कि आखिरकार जो किला 2019 में कांग्रेस पार्टी का ध्वस्त कर दिया गया था, आखिरकार उसको बचाया जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी 2019 के आंकड़ों को आगे वापस जो है रिपीट किया जाए, दोहराया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में अमन जी से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से अमन जी गुना सीट से यहाँ पर जो उम्मीदवार उतारे हैं चंद्रशेखर आजाद ने, क्या यहाँ पर किसी ऐसी रणनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सत्ता से बेदखल करने में कोई अहम भूमिका निभाई जाए? देखिए, बिल्कुल आज़ाद को लेकर लगातार कहा जा रहा था कुछ समय पहले तक कि वो सिर्फ यूपी तक सीमित रहने वाले हैं, यूपी तक ही कहीं ना कहीं उनकी पहचान है, और यूपी में भी खासकर उत्तर जो कैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश उस तक उनका थोड़ा बहुत सीटों के ऊपर कह सकते हैं प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन आज़ाद ने इससे आगे बढ़कर आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इसी तरह से बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे, वही मध्य प्रदेश में भी अपनी सियासत की ज़मीन कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आ रहे हैं। समय लगेगा, देखिए कोई भी पार्टी जब इस्टेब्लिश होती है तुरंत उसको रिस्पॉन्स नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे करके लगातार वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। आप देखिए कि राजस्थान में जिस तरह से हमने देखा कि जब वो गए थे तो उम्मीद नहीं थी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे, क्योंकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव रहता है उसमें 30 सीटें ऐसी थी जिसमें नंबर 3 की पोजीशन पे कह सकते हैं बीएसपी से ज़्यादा आगे रहे थे, और 10 सीटें ऐसी थी जिसमें नंबर 3 की पोजीशन पर वो रहे थे। तो आप मान सकते हैं कि अब बीएसपी का एक नया विकल्प बनकर कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी उभर रही है, और आज़ाद जो है वो लगातार तमाम राज्यों में अपनी पार्टी को विस्तार देने में लगे हुए हैं। अब कितनी कामयाबी उनको मिलती है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि चर्चाओं में वो ज़रूर आ सकते हैं। बिल्कुल चर्चाओं में आ सकते हैं। अमन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से जीतू पटवारी की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम इस बार 2019 के आंकड़ों को जो है ध्वस्त कर देंगे और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाएगी, क्या आखिरकार इस बार कोई मुश्किलें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि विशेष तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ली जाए, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, बीजेपी ने इस बार फिर से दांव खेला है, क्या यहाँ पर कांग्रेस कोई करिश्मा दिखा पाएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि लगातार अगर कांग्रेस को मजबूत होना है, अपने आप को एक बार फिर उभारना है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां पर उनका कह सकते हैं गढ़ हुआ करता है, सीधा मुकाबला बीजेपी से उनका यहां पर है, तो उनको मजबूत होना पड़ेगा। और देखिए 29 सीटें आती है मध्य प्रदेश, और यहां पर अगर कह सकते हैं अगर 6-7 सीटें भी वो जीतते हैं तो एक नया बूस्टअप उनको मिल सकता है, क्योंकि 2014 और 2019 में लगातार उनकी करारी हार हुई है। 19 में 1 सीट पर वो जीते, 2014 में 2 सीटों पर जीते, तो ऐसे में 2024 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कुछ सीट निकालती है तो जाहिर बात है कि उसको दोबारा रीएस्टैब्लिश होने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को दोबारा से स्थापित होने का मौका कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के आधार पर मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको हटा करके जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जीतू पटवारी के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे युवा चेहरा होने के नाते प्रदेश में एक विपक्ष की क्रांति लेकर के आए। तमाम किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं। जिस तरीके से प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार है, उस सरकार का किला ध्वस्त करने के लिए लोकसभा के चुनाव में यहां से बड़ा परिवर्तन लेकर के आए और मध्य प्रदेश को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का गढ़ बनाने में मजबूती हासिल करें। ऐसे में जीतू पटवारी यहां पर ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी इस बार 29 लोकसभा सीटों पर कितनी बड़ी चुनौती दे पाती है, और आखिरकार 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या इंडिया गठबंधन के जरिए कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के माध्यम से केंद्र की सत्ता तक वापसी का दरवाजा तलाश पाएगी? फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।